साथियों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलाने की कोशिश करता हूं। ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ हैं। देखा जाए तो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोर तरीके से उस शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई और उनके मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच है मुकेश गौतम जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जय भीम नवोदय। अभी देखा जाए इस देश के अंदर जो मूल निवासी है वो कहीं ना कहीं 85% की आबादी वाला है जी। और जब जैसे जैसे वो जागृत हो रहा है तो वैसे वैसे जो है लोगों के नए नए बयान आ रहे हैं। कुछ मुद्दों पे हम बात करना चाहेंगे। अभी मोहन भागवत ने कहा कि जातियाँ जो है ब्राह्मणों ने बनाई हैं, ठीक, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि जातियाँ जो है मुगलों ने हमारे पर थोपी हैं। तो इन दोनों की बातों से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं आप? दरअसल मैं बता दूं, जब हम या हमारे बुजुर्गों ने समाज में असमंजस फैला दी हो, समाज को फाड़ने वाली या तोड़ने वाली कुछ ऐसी घटनाएं की हों जिससे आने वाली पीढ़ी शर्मिंदा हो, तो इनके बयानों से महसूस होता है कि ये अपनी पीढ़ियों द्वारा, इनके बुजुर्गों को द्वारा जो समाज में खाई पैदा करी गई थी जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर या भाषा के नाम पर, ये आज उस पर शर्मिंदा महसूस होते हैं। इसलिए इन पर कोई इल्ज़ाम न लगाए। योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं उन्होंने इसलिए मुगलों के ऊपर थोप दिया, और इनके जो सबसे बड़े गुरु हैं सरसंचालक जी श्री मोहन भागवत जी, तो उन्होंने तो सीधा कह दिया कि जातियों का निर्माण पंडितों के द्वारा किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। तो ये उस इनके बुजुर्गों के द्वारा जो करी हुई फाड़ डाली हुई जो समाज में थी, ये उस पर शर्मिंदा हैं और ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन खुलकर कहना नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा मुझे महसूस होता है कि ये जितने भी लोग हैं जो इस जातीय व्यवस्था के मुख्य धारा के लोग हैं, जो अपने आप को उच्च स्तर का समझते हैं, वो आज चाहते हैं कि इनके जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ें हैं और जो इनके बुजुर्गों ने की जाति जैसी व्यवस्थाएं बनाई, आज ये उनके वंशज शर्मिंदा हैं उस चीज़ पर, और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं दिल से, लेकिन खुलकर बोलना नहीं चाहते कि हमें माफ़ कर दो, हम माफ़ी मांगते हैं। गौतम जी, देखा जाए जब वोट की राजनीति की बात होती है तो शोषित पीड़ित वंचित समाज हो, चाहे इसके अलावा बैकवर्ड का हो, माइनॉरिटी का हो, उनको ही अपना भाई बंधु, अपना बेटा और पता नहीं कौन कौन से प्रलोभन दे के जो है रिश्ते बना लेते हैं। लेकिन जब हक अधिकार की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है उनको अछूत बना दिया जाता है या उनको उन हकों से वंचित कर दिया जाता है। देखिए, शासन, सत्ता एक बड़ी चीज़ है। बाबा साहब ने भी कही, राजनीति मास्टर की है, इससे सारी समस्याओं के समाधान होते हैं। काशीराम साहब ने भी कहा कि अगर हमें अपनी समस्याओं के समाधान करने हैं तो हमें राजनीति पर काबिज होना पड़ेगा। तो सत्ता पाने के लिए झूठ तो बोला जाता है, जो हम देख भी रहे हैं प्रेजेंट में। 15 लाख के बहकावे में आकर, हिंदू मुस्लिम कराकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भारत में राजनीति को स्थापित किया है, केंद्र की राजनीति को पकड़ा है या प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में अपनी सरकारें बनाई हैं, तो ये झूठ के बल पर सत्ता प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन उस झूठ के बल पर जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस झूठ के सहारे ही जिंदगी को जीना चाहती है और जीने की प्रक्रियाओं में लाना चाहती है जनता को। जबकि सत्ता आपने हासिल की झूठ के जरिए, लेकिन अब तो आपको जनता का भला करना चाहिए। लेकिन ये जनता का भला ना कर ये कुछ चुनिंदा लोगों का भला करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखें, भारत की 97% फाइनेंशियल इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं पैसा, धन, वो 3% लोगों के पास सुरक्षित एक तरफ बह रहा है। भारत का हम जैसे नदी बहती है, उस तरीके से भारत का जो पैसा है, धन संपत्ति है, वो इस तरीके से कुछ लोगों की तरफ बह रहा है, नदी की तरह। और जो बाकी की जनता है, जो 97% है, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। तो ये बड़ा एक खेल हो रहा है देश के अंदर। आपने अभी भाजपा की बात करी। भारतीय जनता पार्टी जो है जी, वो कहीं ना कहीं धर्म की और जातिवाद की राजनीति करती है, और कहीं ना कहीं उसी के चलते जो है पिछले 2 दशक से, मतलब 2 बार से सत्ता में काबिज है केंद्र के अंदर। लेकिन वो उस वंचित तबके को कभी भी उसके हक अधिकार नहीं दे पाई। कभी वो 5 किलो राशन देने के नाम पर, कभी जो है आयुष्मान योजना के नाम पर, कभी जो है किसी योजना के नाम पर, मतलब लोगों का मूर्ख बनाकर उनकी वोट हत्या लेती है। तो ऐसे उस सत्ता से कैसे छुटकारा मिलेगा फिर? मैं बताता हूँ। आपने देखा
हम एक तरफ लोगों के अधिकार रख दें और दूसरी तरफ लोगों को खाना रख दें, तो मुझे लगता है कि अधिकारों की तरफ जाने वालों की संख्या होगी मुश्किल से 2% और खाने की तरफ जाने वालों की संख्या होगी 98%। जब चुनाव आता है तो हम जिन्हें कह रहे हैं भूखे नंगे वंचित लोग, तो ये दिमाग से भी भूखे हैं, जेब से भी भूखे हैं और दिमाग से भी भूखे हैं। जब पेट में भूख लगती है तो वो सारे अधिकार भूल जाता है, वो 5 किलो अनाज को याद रखता है और फिर वो उनके द्वारा दी हुई जो व्यवस्था है, प्रलोभन है, उस पर फोकस चला जाता है। मुझे लगता है कि ये चीजें समाज को खुद में खुद स्थापित कर कर समाज को मजबूत, जो संगठन काम कर रहे हैं, लोगों को जनता के बीच में जाकर जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इस बात से बड़ा बदनाम रहता हूँ कि मैं स्पष्ट कहता हूँ लोगों को। आप कड़वा बोलते हैं? कड़वा बोलता हूँ। तो मुझे कुछ लोग नापसंद करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जोर जोर से अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाएं, जय भीम का नारा लगाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाबा साहब का मिशन या बाबा साहब का जो मूवमेंट था वो पूरा होगा। मुझे लगता है कि हम जिस पढ़ने से होगा, बाबा साहब को पढ़ने से होगा, पढ़ने से होगा, विचारों को फॉलो करने से होगा। लेकिन आप और हम एक चीज को और ध्यान रखें, बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो इकोनॉमी पर फोकस नहीं है उनका रोड पर आंदोलन करने में फोकस है। लेकिन जब तक उद्योग व्यापार से आप नहीं जुड़ेंगे, समाज को आप इकोनॉमी की तरफ मजबूत करने की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो वो कैसे, वो तो फिर भूखा ही रहेगा ना। तो भूखे को कोई भगा सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए इन लोगों ने क्या करा है कि जो हमारे जो लीडर हैं, जो बहुजन समाज के लीडर हैं, वो जब तक सत्ता से दूर रहते हैं तब तक तो वो आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में शामिल हो जाते हैं वो समाज को भूल जाते हैं। जो काशीराम साहब ने एक किताब भी लिखी, चमचाई, उसमें बहुत सारे नाम दिए। मैं प्रेजेंट के एक व्यक्ति की बात करता हूँ जिसका नाम उदित राज है। वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जब वो सांसद था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसे ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ही पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, और उसने माननीय बहन जी को भी ये एक वीडियो जारी कर वो कहा, निवेदन किया कि मैं तो चाहता हूं कि बहन जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दूसरी लोकसभा में टिकट नहीं दिया 19 में, तो उन्होंने लगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेकार पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ऐसे चमचे समाज में अनगिनत हैं। उदित राज जैसे लोग जिनका पेट भरा तो सबने खा रखा है, अगर वो खुद भूखे तो दुनिया भूखी है। दूसरे मुद्दे की, इन मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते जी, जो हो रहा है उसको चलने दीजिए। लेकिन अभी हाल में जो इस देश के अंदर चल रहा है कि अभी रामचरितमानस के ऊपर जो है, रामचरितमानस के ऊपर जो है एक मुद्दा चल रहा है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। कहीं ना कहीं जब वो भाजपा में थे तो सबके चहेते थे, बसपा में थे तो शोषित पीड़ित वंचित समाज के चहेते थे। आज जो समाजवादी पार्टी में चले गए और उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर जो है टीका टिप्पणी की, तो कहीं ना कहीं वही भाजपा के लोग या और आरएसएस के लोग उनके दुश्मन बन गए। कोई उनकी जीभ काटने का फतवा जारी कर देता है उसको लेके, कोई कहता है कि उसका सर कलम करके लाएगा तो उसको इतना इनाम मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता इस देश के अंदर जो जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की वजह से मौजूद हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये जातिवाद और भेदभाव की राजनीति को जन्म देने वाली चीजें हैं, क्योंकि कथाकथित वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने उस रामायण को लिखा है। ठीक है। ये वही लोग हैं जो जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिनों रात लगे हुए हैं। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो मुझे लगता है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो तब भी मैंने उनको देखा कि वो पंचशील के साथ चलते थे। बहुत रैलियों में उन्होंने पंचशील को साथ में रखा और वो अपने मूवमेंट को नहीं भूले। बशर्ते जब कोई बड़ा लीडर होता है तो उसे कोई ना कोई मंच तो चाहिए विधानसभा में जाने के लिए, क्योंकि वो अपने से जुड़े हुए लोगों को ऐਵੇਂ नहीं छोड़ सकता। उनकी लड़ाई रोड से ज्यादा प्रभावशाली विधानसभा के अंदर और संसद के अंदर होती है। रोड तो होता ही होता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो आपको विधानसभा में पहुंचना चाहिए और लोकसभा में पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई पैटर्न, जैसे कि हम एक और नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो योगी जी की सरकार में रहते हुए योगी जी की सरकार के विरोधी थे। तो वो जो आदमी है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन आदमी किस तरीके की राजनीति कर रहा है। क्या लगता है ये ढोल गवार सूद पर सुनारी सब ताड़न के अधिकारी, इसके ऊपर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसे धर्म ग्रंथों को चौक चौराहे पे जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, या उन बातों को फॉलो करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें हैं समाज में अव्यवस्था को फैलाने वाली हैं,
मैं जलाने के बारे में तो राय नहीं देता। मैं चाहता हूं कि उनमें संशोधन होना चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी की आस्था का प्रतीक हो, और मैं किसी की आस्था से खेलना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं समाज को फाड़ने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ में, वो बाइबल में हो, वो इस्लाम के कुरान में हो, चाहे वो गीता में हो, रामायण में हो, एनीवे किसी भी धर्म ग्रंथ में है, तो उन चीज़ों का परिवर्तन करना चाहिए और बदल देना चाहिए। यही हमारे एक राष्ट्र को मजबूत करने के प्रति एक श्रद्धांजलि होगी। आप खुद एक गौतम जी युवा हैं और युवा लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के, और काफ़ी समय से आप जो है सड़क से संसद तक लड़ाई की कोशिश की है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में चलते चलते? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं, बाबा साहब का कहना था कि देश के अधिकारों में और मेरे अधिकारों में अगर टकराव होता है तो निसंदेह मैं देश के अधिकारों को चुनूंगा, अपने अधिकारों को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अगर मेरे अधिकारों में, देश के अधिकारों में और समाज के अधिकारों में अगर टकराव होता है तो मैं निसंदेह समाज के अधिकारों को चुनूंगा। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें जो बहुजन समाज में ताल्लुक रखने वाले लोग, विधायक हों, सांसद हों, एमएलसी हो, राज्यसभा में हो या एनीवे किसी भी पद पर हैं, वो चाटुकार ना बने, वो बिना पट्टे के कुत्ते ना बने, वो एक मुखर होकर अपने समाज की लड़ाई को लड़े। क्योंकि अंगूर जब तक सुरक्षित है तब जब तक वो गुच्छे के अंदर है, जब आप गुच्छे से अलग हो जाओगे तो आपकी कीमत खत्म हो जाएगी। और समाज, जिस समाज में आप जन्मे हैं, उसके लिए बिना संकोच के लड़ना, उसके उत्थान के लिए रात और दिन मेहनत करना, ये आपका कर्तव्य है, वही तुम्हारी पहचान है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो उन लोगों का तो हौसला बढ़ाओ जो लड़ रहे हैं, सहयोग करो, धन से करो, मन से करो, तन से करो, या किसी भी तरीके से जो सहयोग आप कर सकते हैं वो सहयोग करो, मगर किसी की टांग मत खींचो। मैं मुकेश गौतम आप सभी से यही निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप सभी को जय भीम।